जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक शानदार सा विचार लेकर आया हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी जो दूर दराज से गाँव से क्या है कि यहाँ पर अपना ड्रीम पूरा करने शहर की तरफ पलायन करते हैं। उनका एक बड़ा सपना होता है दोस्तों। जब पहले दिन पलायन करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपने माता पिता को अपनों पड़ोसियों के द्वारा कहलवा करके, अपने टीचर्स के द्वारा फ़ोन करवा करके एग्री करवाते हैं कि हाँ साहब सिटी जाएगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, और बहुत शानदार प्लान के साथ में इधर सिटी में आते हैं। और रियली में वास्तव में जिस प्लान और जिस एनर्जी के साथ में वो आते हैं ना, और अगर उसी एनर्जी के साथ में यहाँ पर वो वर्क करते हैं तो उनको चंद समय में ही अपनी मंजिल हासिल हो जाती है। मैं कह रहा हूँ रियली में, अगर वो किसी एक वैकेंसी को टारगेट बना करके आए हैं कि मुझे आईएएस या आरएएस या एसएससी या बैंक या रेलवे जो भी है, एक वैकेंसी को टारगेट बना के आए हैं और उसी एनर्जी के साथ में यहाँ पर जयपुर में रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई की है और पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई को दिया है, तो वो एक ही वैकेंसी में निकल जाते हैं, मतलब पक्का सिलेक्शन दे देते हैं। परंतु मैं एक चीज़ यहाँ पर एक उजागर करने के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाना चाहा है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गांव से आते तो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में है, लेकिन जैसे ही जयपुर की हवा लगती है, आने के बाद में 15-20 दिन जयपुर में घूमना, आज यहाँ घुमाते हैं फिर बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत मतलब अलग रास्ता हो जाता है, क्योंकि वो वास्तव में क्या है कि जयपुर की हवा में घुल जाते हैं और प्रॉपर रूप से अपने और अपने माता पिता के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ, आप ये मत कहिए कि आप परेशान हो। आप पर जो है, आपका कई बार बच्चों का तर्क होता है कि साहब आप तो टीचर हो, मत हम बच्चे हैं, हम जानते हैं हमारे माता पिता क्या है कि बहुत सारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है और बहुत सारी और भी रीज़न बताते हैं, वो कोई बीमार रहता है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बोले हमारे ऊपर बहुत दुख है और फिर भी हम पढ़ रहे हैं, उनकी भी चिंताएं झेलनी पड़ती है। तो ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया के अंदर यदि कोई भी एक अच्छे लेवल पर जा रहा है ना दोस्तों, तो पक्का उसकी भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं विघ्न आए हैं, तभी वो उस लेवल पर जा रहा है। आप एक से बढ़कर एक महापुरुषों के उदाहरण ले सकते हो। रतन टाटा है, आपके एपीजे अब्दुल कलाम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप आदर्श मान करके उनके उदाहरण को अपने जीवन में उतार सकते हो कि ऐसा कोई भी न के बराबर ऐसा होगा जो महान बनने के पीछे उसकी कोई न कोई कहानी नहीं होगी। पक्का है, दुख भरी कहानी जरूर होती है। हो सकता है कि आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो लेकिन कोई बीमार हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर बीमारी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से संबंध नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं दोस्तों यहाँ पर, कि आपने देखा होगा एक घोड़ा, जो रेसर घोड़ा होता है, जो रेस में भाग लेता है और दौड़ जीतता है। क्या आपने कभी सोचा कि वो घोड़ा ये जानता है कि दौड़ जीतने से क्या होगा, मेडल मिलेगा उससे क्या होगा और मुझे जो प्राइज मिलेगी उसका क्या करूंगा। घोड़ा तो देखो आपने जानवर है और वो इस चीजों को नहीं जानता। तो घोड़े को तो क्या है कि दौड़ना होता है, और वो दौड़ता क्यों है, क्योंकि उसका मालिक उस पर क्या है कि तेज बेत के प्रहार करता है, इस वजह से वो घोड़ा क्या है कि बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ने लग जाता है दोस्तों। परंतु आप ये ध्यान दें जरा दोस्तों, आप अपने ऊपर इस उदाहरण को लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप पर भी जब ऐसा लगे आपको कि हाँ मेरा मालिक मुझ पर तेज बेत का प्रहार कर रहा है, मेरा मालिक मुझे क्या है कि बार बार झकझोर रहा है, मेरा मालिक मुझे परेशान कर रहा है, यातनाएं दे रहा है, मुझे पढ़ना चाहता हूँ किताब के लिए पैसे नहीं दे रहा है, मैं रात को देर रात तक पढ़ना चाहता हूँ, सिर दर्द कर रहा है, ऐसी यातनाएं दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपको एक बात निकालनी है यहाँ पर और समझ जाना है कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है, क्योंकि आपका मालिक आप पर बेत का प्रहार इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के उदाहरण आप हमें देते हो कि साहब ऐसी ऐसी परेशानी है, ये कुछ भी नहीं है, आप जीतोगे इसलिए ही परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए कि यदि आपकी परेशानी आ रही है तो इसका मतलब पक्का जीत तय है। बस अपना मंजिल पर भटकना नहीं बिल्कुल भी दोस्तों। आपने देखा होगा शहर में आने के बाद में क्या है, चहल पहल में बच्चा डामाडोल हो जाता है, तो अपने को मंजिल से बिल्कुल भी नहीं भटकना और अपने एक लय बना करके और पूरा एक स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से तैयारी करना है। आप लोग क्या करते हो और सबका प्लान रखते हो
खेलने कूदने का प्लान रखते हो, खाने पीने का प्लान रखते हो, घूमने का प्लान रखते हो, दोस्तों के साथ में जाने का प्लान रखते हो, लेकिन सब प्लान का टाइम निकालने के बाद में फिर पढ़ाई का प्लान रखते हो। ये बहुत ही गलत रणनीति है दोस्तों। आपको क्या करना, सबसे पहले पढ़ाई की रणनीति बनानी है कि हाँ 10 घंटे मुझे पढ़ना है, उसके बाद में हेल्थ जो है आपको मतलब खाना है, उसके बाद में मुझे दोस्तों दोस्तों का सबका टाइम जो है आपका बाद का टाइम है। तो आपको सबसे पहले जो रणनीति बनानी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किसको करना है, पढ़ाई के टाइम को फोकस करना है। और यदि आप ऐसा करते हो कि ठीक है मूड हुआ तो पढ़ लिया, मूड हुआ तो सो गया, नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपकी बॉडी जो है, आपका जो शरीर है, उसमें यहाँ पर एक ड्राइवर है, वो मस्तिष्क में हमारे ड्राइवर होता है, वो आत्मा रूपी ड्राइवर है, वो आपके बॉडी को पूरे को चलाता है। आपको कभी कभी लगता होगा ऐसा कि यार मेरा माइंड तो कहता है कि पढ़ ले तभी तो पास होगा, परीक्षा नजदीक आ गई है, लेकिन बॉडी कहती है कि नहीं यार अभी मेरी श्रद्धा नहीं है, मैं थकान हो चुका है, मेरे को पूरा का पूरा मुझे सोने दीजिए। इसका मतलब है कि आपका बॉडी आपके माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और बच्चों आप ये बताओ जरा, जिस बस जो है आपके ड्राइवर के, उस बस के ड्राइवर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो बस डेफिनेटली एक्सीडेंट होगी आगे जा करके। इसलिए बस को बस में करना आना चाहिए, हमारे शरीर को हमारे माइंड के द्वारा बस में करना आना चाहिए। तो हमारे माइंड से आदेश को हमारी बॉडी मानना शुरू करे। इसके लिए इसको धीरे धीरे बस में लाया जा सकता है, किसी पर एक साथ पावर नहीं बनाया जा सकता। आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं कि नई नई कोई मोटिवेशन क्लास सुनी, अचानक क्या है कि प्लान बनाया कि सुबह 4 बजे उठना और 4 से लेकर जो है 4:30 तक, 4:30 तक दैनिक कार्यों से निवृत्त होना और 4:30 से लेकर के और 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना। ऐसा प्लान बना लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप देखो जरा दोस्तों, ये जो प्लान बनाया ना आपने, और जबकि आपको पता है कि आप 8 बजे उठते हैं, 8 AM पर आप उठते हैं डेली, लेकिन आपने प्लान क्या बना लिया यहाँ पर, जो टाइम टेबल क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पर 4 बजे का बना लिया। अब 8 बजे उठने वाली बॉडी को आप अचानक किसी दिन 4 बजे उठाओगे, एक दिन उठ जाएगी, दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा मामला सेट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप इस बॉडी को क्या है कि अपने बस में करने के लिए धीरे बस में लाओ। यदि आपको पता है कि आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप शुरू में 5-7 दिन के लिए टाइम टेबल बनाइए सुबह 7 बजे का, कि भाई 7 AM पर मैं उठ जाऊंगा। 1 घंटा आपने कवर किया, थोड़े दिनों बाद में आप थोड़ा सा और बढ़ाइए, उसको 6 बजे कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी को बस में किया जा सकता है, इस पर एक साथ टूट कर नहीं पड़े आप लोग। तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोग क्या है कि कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी रणनीति जो है बनाएं और प्रत्येक दिन की स्ट्रेटेजी बनाएं। और शुरू के प्रातःकाल उठ करके कम से कम 15-20 मिनट पिछले वाले दिन के रिवीजन करिए आप, कि पिछले दिन में आपने क्या क्या कार्यकलाप किया, उनमें से कौन से गलत थे, कौन से सही थे, और अगर आपने पढ़ा तो उनका क्या क्या है, एक बार हल्का सा उनको आधा घंटे के अंदर देख लीजिए। और एक सोते वक्त जब आप सोओगे तब आपके 2 प्लान होंगे, एक तो आज दिन में क्या किया हल्का सा तो उसको देखना 15 मिनट, और कल आप क्या करने वाले हैं ये आपका पहले ही शेड्यूल हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इस भीड़ भरी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा लाखों बेरोजगार है, इनमें अगर आगे निकलना है तो ये पक्का मान के चलिए दोस्तों कि आपको और लोगों की अपेक्षा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, अदरवाइज सफल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है आपको आगे निकलने के लिए इस प्रकार से ये रणनीति बनाएंगे और तभी जाकर के हम आगे निकल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। आप कहते हो कि सर हम जयपुर आ गए, उसके बाद में क्या है कि तैयारी कर रहे हैं, और हम जितना पढ़ते जाते हैं उतनी ही हमारे सामने समस्याएं आती हैं। हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसा कोई शब्द नहीं आता जिसका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं और आज मैंने 50 शब्दों को सीखा है, 50 के बाद में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, अब बहुत सारे ऐसे वर्डों को जान गया हूँ जो मुझे नहीं आते हैं। तो डेफिनेटली सही बात है, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप आगे जाओगे, जितना आप बढ़ोगे, उतनी ही परेशानियां आपको आएगी। वो परेशानियां इसलिए आ रही है कि आपका जीवन आपका जो लक्ष्य की तरफ बिल्कुल सटीक तरीके से बढ़ रहा है। अगर आपको स्मूथली जीवन चलना है तो समझ लीजिए वहाँ पर आपका जीवन ग्रोथ नहीं कर रहा दोस्तों, स्थिर रूप से चल रहा है। इसलिए आप लोग कभी भी परेशानियों से डरे नहीं, जितना आप आगे बढ़ेंगे परेशानियां आएगी, इसमें हारने वाली बात है दोस्तों अपने को नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक कि टॉप कैटेगरी होती है कि जैसे किसी क्लास के अंदर एक तो बच्चा एक पहले नंबर पे आ रहा है, और एक बच्चा क्या है कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, और एक बच्चा तीसरे नंबर पे आ रहा है।
और उसके बाद में क्या है कि ये 4 से लेकर के और यहाँ पर जो है आपके 50 तक के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं नीचे वाले लेवल पर। अब आप कहते हैं कि साहब हमारा लेवल यहाँ पर कौन सा हो कि हम ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर ये 1 नंबर वाला ज़्यादा मेहनत करता है कि ये 4 से लेकर 50 वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मेहनत तो ज़्यादा ये करेंगे तभी तो टॉप पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या ये मेहनत करते हैं ज़्यादातर? इनमें से बहुत कम बच्चे मेहनत करते हैं। आपको पता है इन सब में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? अभी भी यही व्यक्ति करता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कि जिसने 1 नंबर बना लिया ना, जो 1 नंबर पे है ना, उसको बहुत बड़ा डर है। इसको तो कोई डर ही नहीं है भाई। यहाँ पर कोई 4 नंबर पे है, 5 पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा, 50 वाला 40 पे आ जाएगा, ये तो इधर चलता रहेगा। लेकिन इसको बहुत तगड़ा डर है, क्योंकि पब्लिक की नजर इस पर है। दूसरी बात दोस्तों, इसको बहुत बड़ा डर यो है कि आपने देखा होगा जो दौड़ होती है उसके अंदर जो फर्स्ट आने वाला है और सेकंड वाले आने वाले व्यक्ति के बीच में आपने नैनो सेकंडों का फर्क होता है दोस्तों। उसे पक्का पता है कि अगर मैंने मेहनत में थोड़ी सी कमी छोड़ी तो जो 2 नंबर पे व्यक्ति बैठा है ये क्या है कि 1 नंबर पे आ जाएगा और मैं क्या है कि 2 नंबर पे चल जाऊंगा। इसलिए बहुत सतर्क है। सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा दबाव में और सबसे ज्यादा संघर्ष इसको करना पड़ रहा है दोस्तों, और बिल्कुल करता है। और 2 नंबर वाला उससे कम है। 2 नंबर वाले को क्या दबाव है कि भाई एक तो ये 3 वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कभी भी आगे 2 नंबर पे आ सकता है, और अगर मैं इतना ही आगे बढ़ गया हूं तो मेरा टारगेट जो है वो जो टॉप पर पहुंचने का वो थोड़ा सा ही तो बाकी है। इसलिए वो 2 नंबर वाला जो दोस्तों जोर लगाता है और यहाँ पर पहुंचना चाहता है, तो इसका भी टारगेट अच्छा है। और 3 नंबर वाला भी सोच रहा है कि मैं भीड़ में से तो निकल गया हूँ और मैं 2 और 1 पे पहुंच सकता हूँ, तो इसको भी डर है। लेकिन ये लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और मेरा टारगेट है इन लोगों को मेहनत करवाना, क्योंकि इसमें से क्या है कि मेहनत करने का हौसला ही नहीं बढ़ा पाते। ये लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हमारा तो क्या है कि लेवल इन्हीं बच्चों के बीच में बैठा है। आपने देखा होगा शुरू में स्कूल के अंदर जो टेस्ट होते हैं, पहले टेस्ट में जिसके बच्चे के 4 नंबर आगे 10 के अंदर, उसको क्या है कि टीचर और पड़ोस वाले बच्चे वैसे ही मानना शुरू कर देते हैं कि यार इसकी पार नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसके 10 में से 10 नंबर आगे दोस्तों, उसको वहीं से होशियार मानना शुरू कर देते हैं। सब लोग उसको होशियार होशियार बोलते हैं, वो होशियार हो जाता है, तो मेरे बात को, और वो उसी हिसाब से मेहनत करने लग जाता है। तो एक तो जो माता पिता है और जो गुरुजन है और जो पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों को मैं एक छोटी सी मैं मतलब एक प्रकार का मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी बच्चे को, जो कोई कमज़ोर बच्चा हो ना, उसको डिमोरलाइज नहीं करे। उसको ये नहीं कहेंगे कि तू यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये बच्चा पहुँच सकता है, बस इसका हौसला बढ़ाए। दोस्तों यदि हमने ठान लिया ना किसी बच्चे का हौसला बढ़ाना है, तो उसके कोई भी छोटे छोटी जो उपलब्धियां हैं उसको उजागर करें, पब्लिक को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि देखो इसने ये अचीव किया है, ये नंबर लाया है। तो उसको अगर हम 5-7 बार ऐसे बोलेंगे ना छोटी छोटी बातों के लिए, तो बच्चे को लगेगा कि यार वास्तव में मैं होशियार हूँ और मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो बच्चा मेहनत करेगा और मेहनत करके वो यहाँ से निकल करके एक बार इसमें और इसमें भी आ सकता है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे गाँव के बच्चे हैं जिन लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती। शहर वाले बच्चे क्या करते हैं, उनको वैसे ही दबा देते हैं कि भाई तू तो यहाँ पर गांव में तैयारी कर रहा है, मैं शहर में तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, गांव में रहने वाले बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे बैठ करके नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मेहनत यदि करोगे, आपके पास स्रोत है यदि शिक्षा के सारे, जरूरी नहीं कि क्लास ही ली जाए, आप किसी किताब से पढ़ सकते हो और पढ़ करके अच्छी मेहनत करके जॉब लग सकते हो दोस्तों। तो मेरी आशा है कि कोई भी लोग क्या है कि इन बच्चों को डेमोरलाइज नहीं करें। ये बच्चे ही हमारे मतलब रियली में देखा जाए तो इनको ही शिक्षा की जरूरत है, इनको ही वास्तव में एक मोटिवेशन की जरूरत है। ये लोग तो क्या है कि ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तो इनको जरूरत है। तो यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप अभिभावक हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप कोई मतलब राइटर है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके नज़दीकी में, आपके जानकारी में यदि कोई ऐसा बच्चा हो जो इधर नीचे वाले लेवल पर आता है, बहुत होशियार नहीं है, तो उस बच्चे से बात करना सीखे, उस बच्चे से बात करें आप लोग, और बात करके उसकी जो खूबियाँ ना उसको उजागर करें, उस बच्चे में जान डालें, क्योंकि आपके पास वो जान है। और यदि दोस्तों आपने उसमें जान डाल दी ना, तो आप फिर ये मत सोचना कि ये बच्चा बड़ा होकर के क्या मेरा नाम लेगा
कि हाँ साहब मैंने इसमें जान डाली थी, ये कभी भी आशा मत करिए। अगर आशा करके आप उसमें जान डाल रहे हो तो मत डालिए दोस्तों। आप मैं कहता हूं कि निष्फल मतलब आपको यहाँ पर इसकी बच्चे को हेल्प करना है, बच्चे को उठाना है, उसके अच्छे पार्ट्स जो लगता है कि भाई हाँ इसका ये मजबूत पार्ट है उसकी प्रशंसा करना है, दो चार बड़े बड़े लोगों से उसको मिलाना है। हमारा मिलाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बच्चे को अगर जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं किसी और मैथ वाले इंग्लिश वाले टीचर से उसको मिलाता हूँ तो बच्चे को लगेगा हाँ यार मैं इतने टीचरों को जानता हूँ, जानने के बावजूद भी नीचे कैसे रह सकता हूँ, वो अपने आप उठेगा। तो मेरा एक सबसे बड़ा आज के क्लास का टारगेट है कि जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनको उठाना, क्योंकि वास्तव में इनको लोग बात क्या है कि पड़ोसी लोग क्या है कि ये कह करके दबा देते हैं ये तो बच्चा कमजोर है। और ये एक शुरू से बचपन से धारणा बनी हुई है कि एक दो बार पेरेंट्स इस प्रकार से बोलते हैं बच्चा कमजोर हो, बच्चा वास्तव में कमजोर हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं या अगर आपको लगता है कि आपसे भी कोई और उपयुक्त व्यक्ति है जो इस बात को ज़्यादातर बच्चों या वो ज़्यादा बच्चों के संपर्क में है जो ज़्यादातर बच्चों का भला कर सकता है, तो कृपा करके इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाना। इसका कारण मेरा शेयर मार्केट नहीं बढ़ाना, मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाना, इसका मतलब है कि उस बच्चे तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा आग्रह है उन टीचरों से है, उन अध्यापकों से है, उन अभिभावकों से है जो ऐसे बच्चों के संपर्क में है, अपने नज़दीक में ऐसे बच्चे पाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों उनमें जी जान डालिए। उन बच्चों के अंदर क्या है कि आपके नज़र में ऐसा लगता है कि हमारी नज़र में हमारी क्लास के अंदर जैसे कोई सरकारी अध्यापक है उसे लगता है कि आपने जनरली देखा होगा दोस्तों कि वहाँ पर जो ज़्यादातर अध्यापक क्या करते हैं कि जो शुरू शुरू के 5 इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको निकाल करके अपने स्पेसमेंट कॉपियाँ भी उनको देते हैं और ज़्यादातर हेल्प भी उनके करते हैं। मैं कहता हूँ गुरुजनों आप उन बच्चों को उठाइए जो आपकी क्लास में सबसे पीछे से नीचे से नंबर 5 पर है, उन बच्चों को उठाइए और उनको यहाँ लाने की कोशिश कीजिए। वो आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाएंगे। और अगर ऐसे बच्चों में आपने ये अपेक्षा रख ली कि हाँ ये बच्चे बड़े होकर के हमारा नाम करेंगे, हमारा नाम लेंगे कि हमारी इसकी सफलता के पीछे इन सर का योगदान है, तो ऐसी अपेक्षा कभी मत करिए दोस्तों। क्योंकि आप क्या है कि ये सोच करके अगर मेहनत करोगे तो मेहनत प्रतिफल नहीं होगी, आपको निस्वार्थ और निष्फल मेहनत करनी है दोस्तों यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है ना ये आप में से ही कहीं न कहीं आपके ही घर और परिवार में से निकला हुआ बच्चा है और ये बच्चा डेमोरलाइज होके पड़ा है। इसको क्या है कि आपको चिंगारी जलानी है और चिंगारी जलाएंगे तो ये बच्चा आगे जाकर के मेहनत करेगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग आपने देखा होगा दुनिया के अंदर अरबों इंसान है, अरबों इंसानों में किसी भी एक इंसान का दिमाग भगवान ने क्या है कि एक जैसा नहीं दिया है, इन्हें चेहरे दिए एक जैसे, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं दोस्तों, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं दोस्तों। इसलिए इस दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, प्रत्येक जीव का जन्म किसी एक नेक कार्य के लिए हुआ है। तो हम उस नेक कार्य को पहचाने, अपने आप के अंदर झांके, अपने आप को पहचाने और अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें और उस एक नेक कार्य के लिए जिससे हम दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं वो पक्का है भगवान ने आपके अंदर एक गुण ऐसा दिया है जो बिल्कुल डिफरेंट है, उस गुण को पहचान करके और आगे बढ़े। आपने देखा होगा तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस गुण को पहले समय से पहले पहचान लेते हैं। जैसे फौज की भर्ती में आपने देखा हो 18 साल का मांगते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं 16.5 साल की उम्र में ही एफिडेविट लगा करके फौज में भर्ती हो जाते हैं। ये कहते हुए इस प्रकार का एफिडेविट देते हैं कि साहब अगर ट्रेनिंग के दौरान कुछ हमारे शरीर की क्षति हुई तो हम इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे और फौज में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 18 साल की उम्र में फौज में जा पाते हैं और तब जाके 18 साल का होने पर उनको पता चल पाता है कि मुझे फौज में जाना है, तब तैयारी शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 21 साल पूरे होने के बाद भी पता चलता है कि मुझे जाना फौज में था लेकिन पता चला मैं तो एज आउट हो गया। तो दोस्तों और कुछ लोग तो इतने भयंकर होते हैं जो अपने आप की चीज को कभी पहचान नहीं पाते और मरते दम तक भी ये पता नहीं चला पाते कि मेरा जन्म इस दुनिया में किसके लिए हुआ था। तो आपने देखा होगा सरकारी अध्यापक इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो जो टीचर है ना आपके व्याख्याता है जो सरकारी स्कूलों के अंदर, वो ऐसे व्याख्याता नहीं बने, उनके अंदर बहुत बड़ा नॉलेज है। यदि वो काम में ले तो इस देश के जितने बच्चे हैं जो गाँव के देहाती अंचल में रहते हैं और शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति और परेशानी की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैंने उन गुरुजनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक प्रकार का आग्रह करता हूं कि वो उन बच्चों को चुने, कैंडिडेट को चुने कि हाँ ये बहुत कमजोर तबके के बच्चे हैं
और उनके लिए हो सके तो थोड़ा डोनेशन भी हो सके कि भाई हाँ इसको किताबें नहीं है तो किताबें अपनी तरफ से दीजिए, जो स्पेसमेंट कॉपियाँ आ रही है उनकी हेल्प कीजिए। वो बच्चे रियली में अगर निकल गए ना तो आपको उसके बाद में उनको सफल होने के बाद में जो नींद आएगी वो ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बढ़ाओगे फिर आपका नाम करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि मैं जब भी ज़िंदगी में ऐसा करता हूँ कि किसी बच्चे की हेल्प करता हूँ और वो बच्चा सिलेक्शन देता है तो मुझे रियली में इतना अच्छा फील होता है। और आप भी मानो मैं भी मानो। हालांकि देखो मैं आपको बता दूं मैं कोई भगवान तो नहीं हूं कि आपको साथ के साथ कह दूं कि आप उन बच्चों की हेल्प करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भला करे या न करे, आप अपने आप के अंदर झांक के देखना, आपको इतनी रॉयल्टी मिलेगी, आपको जो अंदर जो चीज़ मिलेगी ना आपके, ऐसा लगेगा कि जे मैं प्राउडली सो रहा हूँ कि मैंने आज दुनिया का एक बहुत बड़ा नेक कार्य किया है किसी बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, आगे बढ़ाने के लेकर के, और मैंने थोड़ा सा श्रम किया है तो आपको बहुत शानदार नींद आएगी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है, चाहे आप अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, आप इन बच्चों को जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं इनकी तरफ तो सभी हेल्प करते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि ये जो होशियार है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, ये भी हमारा भविष्य है। लेकिन इनमें से कुछ बच्चों को उठा करके और आप आगे तक बढ़ाएंगे तो रियली में आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और ख़ास तौर पर इन बच्चों की लाइफ तो सिक्योर हो ही जाएगी। तो दोस्तों मैं इतनी ही बात कर करके आप जो है आप लोगों से आखिरी एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि जब भी आप इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनका थोड़ा सा मार्केट क्रिएट करें, उनकी अच्छाइयों को क्या है कि लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा सा उसके, ये सपोज कर लीजिए कि मेरे, मान लो अगर किसी के एक बेटा है तो ये मान लीजिए मेरे 5 बेटे हैं, 4 और बेटे आपने समझ लिए, लेकिन उसको ये मत बताना कि मैं तेरे को बेटे के समान समझता हूँ, ये कभी मत बताना। ये जो धार्मिक रिश्ते बनाते हैं ना ये बिल्कुल बेकार होते हैं। आप मानो लेकिन कहो मत, हाँ बेटे जैसा मानो और बेटे जैसे उसकी हेल्प करो कि 4 बच्चों को आपने टारगेट बनाया गांव में से और 4 बच्चों को आपने क्या है कि बेटे जैसे मेहनत की। कुछ नहीं है दोस्तों, ये पैसा है, आपने देखा होगा कोरोना आया और गया, पैसा कागज का टुकड़ा है, आता रहता है जाता रहता है। आप मेहनत करोगे, आप इन बच्चों पे मेहनत करोगे तो पैसों के बिना भी आपको इतनी शानदार नींद आएगी जो आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। तो आप इन बच्चों पर मेहनत करें, मेरा आग्रह है। थैंक यू।